समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षाओं को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। श्री नरेंद्र मोदी ने तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा करे। विद्यार्थियों से कहा, परीक्षा से डरे नहीं बल्कि इसे उत्सव की तरह ले। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62 अरब 38 करोड़ रुपए की राशि से एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इस महीने की 11 तारीख से देश भर में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने की अनुमति दी। देश में अब तक 8 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। पंजाब में समूचे राज्य में रात का कर्फ्यू लगाया गया। इस महीने के दौरान राजनीतिक सभाएं करने पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय रिजर्व ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 10.5% पर बरकरार रखा। और रेलवे को 2020-21 में स्क्रैप बिक्री से अब तक की सर्वाधिक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने आज परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। श्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किए। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हम परीक्षा पर चर्चा जारी रखेंगे। पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण हर किसी को नया नया इनोवेशन करना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है और आपसे रूबरू न मिलना, आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है। आप है, मैं हूं, परीक्षा है, तो फिर अच्छा ही है कि हम परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। पहली बार वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत में श्री मोदी ने तनाव और चिंता से मुक्त होने के मंत्र दिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा को जीवन का आखिरी मुकाम नहीं मानना चाहिए बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, आपने क्या करके रख दिया है? मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें।
अरुणाचल प्रदेश से पुन्यो सुन्या और दिल्ली की विनीता गर्ग से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के अनुसार उस पर ध्यान देना और ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए। अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को शुरू में मुश्किल विषय हल करने का प्रयास करना चाहिए और इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कठिन विषयों को सुबह के समय और आसान विषयों को उसके बाद हल करना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल में दिमाग तरोताजा रहता है और विषय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मुश्किल विषयों को न छोड़ें, क्योंकि कठिन परिश्रम से कोई भी काम संपन्न किया जा सकता है। जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इस चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कुछ समय खाली रहने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि दिन में कुछ समय ऐसा करना आवश्यक है ताकि रोबोट और नीरस बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा कि खाली समय में बच्चे अपने माता पिता और भाई बहनों के काम में सहायता कर सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद कुछ समय झूले पर बैठना और सैर करना पसंद करता हूं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि खाली समय को ऐसी गतिविधियों में बिताएं जिनके जरिए स्वयं को अभिव्यक्त किया जा सके और व्यक्तित्व का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता व्यक्ति को नई बुलंदी पर पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तो बच्चों की रुचि, प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना आसान होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है? आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का शीट देखना पड़ता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटो वोल्टेइक पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 45 अरब रुपए का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटो वोल्टेइक पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम से विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा भी मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस योजना से समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि होगी। शुरुआत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूवल दी गई थी। उसके बाद 10 और सेक्टर्स का नवंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दी गई,
जिसमें से 4 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पहले मंजूरी हो चुकी है और आज 2 और स्कीम्स को मंजूरी दी गई है। आज व्हाइट गुड्स यानी एयर कंडीशनर्स और एलईडीज की एक स्कीम अप्रूव हुई और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स की स्कीम। तो एक प्रकार से 6 और स्कीम होके 13 में से 9 स्कीम अभी तक अप्रूव हो गई हैं, बाकी 4 भी बड़े एडवांस स्टेज पे हैं। श्री गोयल ने बताया कि सोलर पीवी विनिर्माण में करीब 1 खरब 72 अरब रुपए का प्रत्यक्ष निवेश होगा। श्री गोयल ने कहा कि इससे लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 1,20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी। इसके लिए 62 अरब 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करने, बचत तथा दक्षता सुनिश्चित करने के जरिए भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण करना है। इस योजना से वैश्विक निवेश बढ़ने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज मुंबई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए समायोजित नीति को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को कम करने के प्रयास जारी रखने का फैसला लिया है। श्री दास ने बताया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित होगी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अनाज की कीमतों में कमी आएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.5% पर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी और निवेश तथा विकास में सुधार के उपायों से विकास दर में वृद्धि को बल मिलेगा। श्री दास ने कहा कि यदि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी बरकरार रहती है तो इससे उत्पादन लागत पर दबाव कम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक 35 प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात पीपीआई को मंजूरी दी गई है। इनमें दिल्ली मेट्रो कार्ड, अमेजॉन पे, फोन पे, ओला मनी, मोबीक्विक वॉलेट जैसे वॉलेट का समावेश है। इन वॉलेट्स में पैसे जमा किए जा सकते हैं, यहाँ से दूसरे खाते में हस्तांतरित किए जा सकते हैं या इसके द्वारा ऑनलाइन व्यवहारों में भुगतान किया जा सकता है। अब जल्द ही इन वॉलेट में रखा गया पैसा एटीएम द्वारा भी निकाला जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के पश्चात यह घोषणा की। फुल केवाईसी प्राप्त किए गए पीपीआई को अब इंटर ऑपरेबिलिटी बंधनकारक रहेगी। इन वॉलेट्स में अब 2 लाख रुपए तक की राशि रखी जा सकती है। पहले यह मर्यादा 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा आरबीआई ने यह वॉलेट, क्रेडिट एवं प्रीपेड कार्ड को आरटीजीएस तथा एनईएफटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करने के लिए भी मंजूरी दी है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने रिजर्व बैंक की द्विवार्षिक मौद्रिक नीति का स्वागत किया है। सीआईआई के महासचिव चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि कई चुनौतियों के साथ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और बढ़ती मुद्रास्फीति जोखिमों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों को बरकरार रखने का जो निर्णय लिया है वो उचित है। रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से अब तक की सबसे ज्यादा राशि प्राप्त हुई है। रेलवे ने स्क्रैप की बिक्री से कुल 4,573,000 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र की है। रेल मंत्रालय ने कहा कि विभाग स्क्रैप को इकट्ठा करके इसे ई नीलामी के माध्यम से बेचकर धनराशि इकट्ठा करता है। मंत्रालय के अनुसार स्क्रैप बिक्री की प्रक्रिया साल दर साल चलती रहती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड के मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। ये शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षाओं को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की।
श्री नरेंद्र मोदी ने तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किए। विद्यार्थियों से कहा, परीक्षा से डरे नहीं बल्कि इसे उत्सव की तरह लें। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62 अरब 38 करोड़ रुपए की राशि से एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इस महीने की 11 तारीख से देश भर में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने की अनुमति दी। देश में अब तक 8 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। पंजाब में समूचे राज्य में रात का कर्फ्यू लगाया गया। इस महीने के दौरान राजनीतिक सभाएं करने पर रोक लगाई गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 10.5% पर बरकरार रखा। रेलवे को 2020-21 में स्क्रैप बिक्री से अब तक की सर्वाधिक 4,000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई। देश में अब तक 8 करोड़ 70 लाख 77 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,15,736 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 28 लाख 1,785 हो गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100 लोगों वाले सार्वजनिक या निजी कार्यस्थलों पर काम करने वाले लोगों को 11 अप्रैल से कोविड टीकाकरण की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों का टीकाकरण का अभियान किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के 20 शहरों में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक समारोहों के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शादी समारोहों में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। उधर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। पंजाब में इस पूरे महीने के दौरान राजनीतिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रशासन ने रायपुर जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये लॉकडाउन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 10 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। जिले में प्रवेश केवल ई पास के जरिए मिलेगा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा शासकीय और निजी कार्यालयों के साथ ही बैंक और शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। सभा, जुलूस और किसी भी प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। केवल पेट्रोल पंप, दवा दुकानों और रसोई गैस एजेंसियों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। इससे पहले राज्य के दुर्ग जिले में बीते 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में बिलासपुर, महासमुंद, गरियाबंद सहित अनेक जिलों में दुकानों और होटलों के खुलने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर के जिला तथा सत्र न्यायालयों में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के बीच यात्री बस सेवा के संचालन पर भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ट्वीट में श्री मुंडा ने उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों से भी कोविड टेस्ट कराने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी से ध्यान हटाने और लोगों में कोविड महामारी के बारे में डर फैलाने का प्रयास कर रही हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि कई राज्य सरकारों ने समुचित उपाय करने और महामारी के दौरान पिछले 1 वर्ष में मिली सीख से लाभ नहीं उठाया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों का एक वर्ग 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन देने की न्यूनतम उम्र सीमा को बेहद कम करने की मांग कर रहा है। ऐसे बयानों पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक संवेदनशील लोगों में मृत्यु दर कम करना और महामारी को परास्त करने में समाज को समर्थ बनाना है। उन्होंने कहा जब तक वैक्सीन की आपूर्ति सीमित है तब तक प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र में केवल 86% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही पहला टीका लगाया जा सका है, दिल्ली में केवल 72% और पंजाब में 64% का ही टीकाकरण किया जा सका। दूसरी तरफ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 90% से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि ये राज्य टीकाकरण के प्रयासों में विफलता से ध्यान भटकाने का प्रयास। राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो सब कुछ कर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी को परास्त करने के लिए हर किसी को मिलकर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को टीकाकरण के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज तक राज्य को भेजी गई वैक्सीन की कुल संख्या 1,06,19,190 है, जिनमें से 90,53,523 इस्तेमाल किए जा चुके हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 7,43,280 वैक्सीन भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि करीब 23 लाख वैक्सीन की खुराक अभी उपलब्ध है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में सभी से कोविड से लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया, जिसमें मास्क पहनना, हाथ धोना और अन्य निर्देशों का पालन करना शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस अवसर पर अपने ट्वीट में लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपनी बारी पर टीका जरूर लगवाएं और कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इस चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा। इस चरण में 5 जिलों हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 5वें और 6ठे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिंगूर विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब सीधा मुकाबला होता जा रहा है। इस विधानसभा सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सीट तब चर्चा में आई जब भूमि अधिग्रहण के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने तत्कालीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाया था। सिंगूर के वर्तमान विधायक रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने चुनाव के ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। 89 साल के भट्टाचार्य ने वर्ष 2016 में सीपीएम के रॉबिन डे को 20,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर इस सीट पर फिर से अपना कब्जा जमाया था। रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य वर्ष 2001 से लगातार सिंगूर के विधायक निर्वाचित होते आए हैं। भाजपा 14,000 से अधिक वोट पाकर 2016 में तीसरे स्थान पर रही थी। संयुक्त मोर्चा के तहत गठबंधन में चुनाव लड़ रही सीपीएम ने छात्र संघ के नेता रहे एसएफआई के सृजन भट्टाचार्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। बेरोजगारी और विकास की कमी सिंगूर की प्रमुख समस्याएं हैं। एक बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले सिंगूर के किसानों को उपज के बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई का इंतजार है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, सिंगूर, हुगली। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। सुश्री बनर्जी पर शनिवार को हुगली में एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने सुश्री बनर्जी से 48 घंटे के भीतर इसका जवाब देने को कहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने सुकमा नक्सली हमले के मामले में खुफिया तंत्र की नाकामी की संभावना से इंकार किया है।
आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही तलाशी अभियान चलाया गया था। There was an intelligence at Junabeda that Naxals have gathered. So we went for that intelligence to check and for search and destroy operation. That is called SADO. We went there, so we were operating on the intelligence. So it can't be said that there was intelligence failure. It was an intelligence on which the forces had planned an operation and went. So it was not failure at all. महानिदेशक ने बताया कि बल के जवानों ने उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और बल को ज्यादा नुकसान होने से बचाया। उन्होंने कहा कि 4 घंटे तक चली गोलीबारी में उग्रवादियों को काफी नुकसान हुआ और बल के एक जवान को उग्रवादियों द्वारा अगवा किए जाने की मीडिया की चल रही खबरों पर उन्होंने कहा कि सरकार मामले पर नजर बनाए रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन संयुक्त रूप से कल सेशल्स में भारतीय परियोजनाओं की एक श्रृंखला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इन उच्च स्तरीय परियोजनाओं में नई मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग और सेशल्स कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपने की सुविधा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को 4 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान की रूपरेखा उपलब्ध कराना है। गाजियाबाद तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड से 150 करोड़ रुपए जुटाने वाला भारत का 10वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर बन गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अवशिष्ट पानी के पुनः उपयोग की पर्यावरण अनुकूलन सतत परियोजना के लिए यह पहला हरित बॉन्ड है। उन्होंने कहा कि इससे म्यूनिसिपल बॉन्ड के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थिति के प्रति बाजार के उत्साह का पता चलता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 460 अंक यानी 0.94% की बढ़त लेकर 49,662 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 136 अंक यानी 0.92% की बढ़त के साथ 14,819 दर्ज हुआ। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 19 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 26 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 16 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगिट में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 10 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। और गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 20 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रवासी कामगारों के लिए पहला ऑनलाइन प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पीडीओटी कार्यक्रम आज शुरू किया गया। ये पीडीओटी केंद्रों में प्रवासी कामगारों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के पूरक के रूप में कार्य करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षाओं को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। श्री नरेंद्र मोदी ने तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किए। विद्यार्थियों से परीक्षा से डरे नहीं बल्कि इसे उत्सव की तरह लें। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा, बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62 अरब 38 करोड़ रुपए की राशि से एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इस महीने की 11 तारीख से देश भर में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने की अनुमति दी। देश में अब तक 8 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। पंजाब में समूचे राज्य में रात का कर्फ्यू लगाया गया। इस महीने के दौरान राजनीतिक सभाएं करने पर रोक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।